हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय की तैयारी करते हैं और उसी में हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक है, उसका हम लोग पाठ कर रहे थे। और उसी में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो है वो पेज नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। राजभाषा जो कि हेडिंग है और इसको पढ़ेंगे। राजभाषा जो है वो संविधान का जो भाग 17 है। अच्छा, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं बुक के हिसाब से। राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान में उसको राजभाषा कहा गया और इसीलिए 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। मतलब कि राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में वर्णित हैं। और जितनी भी राजभाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और टोटल कितनी अब तक शामिल हो चुकी हैं? 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अब संविधान संशोधन करके और 6 भाषाएं जोड़ दी गई और इस तरीके से 6 नहीं 4 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं और 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक है। तो देखा जाए तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी: तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। 6 राज्य के नाम पे हैं, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और असमी और बांग्ला। ये 6 राज्यों के नाम पे भाषाएं हो गई। फिर हिंदी और उर्दू, एक हिंदी उर्दू। फिर संविधान संशोधन से जोड़ी गई सिंधी भाषा हो गई। फिर नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक। और इसके बाद एक हो गई बदमाश। तो इस तरीके से भाषाएं हो गई। देखिए, छह राज्य के नाम पे हो गई: असमिया, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, मराठी। मणिपुरी को नमक में याद कर सकते हैं: नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 4 इस तरीके से बदमाश यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और एक हो गई सिंधी। तो इस तरीके से ये 8 याद हो गई जो कि संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ी गई हैं। इसके अलावा एक हो गई हिंदी, उर्दू। फिर 6 शास्त्रीय भाषाएं: तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। और 6 राज्यों के नाम पे हो गई: असमिया, बंगला और सबसे ऊपर कश्मीरी, फिर उसके बाद पंजाबी, मराठी, गुजराती। इस तरीके से सारी याद कर लेंगे। ये बुक में भी क्रम से दी गई हैं। फिर इसमें कहा गया है वही बातें कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन जो किया गया, संविधान संशोधन करके 1968 में, 67 में, तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया। फिर अब 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1992 में। और 3 भाषाएं जोड़ी गई: नमक, जिनको नमक से याद करेंगे,
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में किया गया था, उससे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी पंजाब में बोली जाती है। उसके अलावा 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और उससे नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और इनको याद कर लेंगे, BDMS यानी कि बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। फिर आगे कहा गया है संविधान, जो भी संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी उपबंध दिए गए हैं, मतलब कि अब भाग 17 में अनुच्छेद जो हैं 343 से लेकर 351 तक, उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है ये देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। और लेकिन अंक कौन से हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं, इस तरीके के ये अंक जो हैं इनको स्वीकार किया गया है। फिर किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्षों की अवधि तक 1965 यानी कि 1950 में लागू हुआ था संविधान, तो उसके बाद से 15 वर्ष जो हैं 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा तथा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकती है। यानी कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का यूज़ कर सकते थे और संसद चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकती थी। फिर आगे अनुच्छेद 344 कहता है, अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो 344 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा और उसके कर्तव्य क्या क्या होंगे, वो सिफारिश करेगा कि शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे किया जाए, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग निर्बंधन कैसे किया जाए। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों में संघ की और राज्य की अधिनियमितताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर 4 संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। और एक सिफारिश है कि संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा कैसी होगी। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखे। मतलब कि इनसे ये अपेक्षा की गई कि जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, जिन राज्यों की, जैसे साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं उनकी भाषा हिंदी नहीं है, तो उनके साथ भी क्या हो, न्याय संगत और उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। फिर अनुच्छेद 345 कहता है, अनुच्छेद 345 में वर्णन है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। मतलब राज्य विधानमंडल की भाषा क्या होगी, वो अपना मतलब शासकीय प्रयोजन जो है किस भाषा में करेगा वो चुनने का अधिकार जो है इसमें वर्णित है। यानी कि अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो हिंदी से अपने शासकीय प्रयोजनों के जो शासकीय कार्य हैं वो कर सकता है। अगर वो चाहे तो हिंदी के अलावा एक या एक से अधिक भाषाओं को वो चुन सकता है।
फिर अनुच्छेद 346 कहता है, अनुच्छेद 346 में है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। मतलब कि शासकीय प्रयोजनों में एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर संघ और राज्य के बीच में जो पत्रादि की भाषा होगी वो या तो तत्समय प्राधिकृत भाषा होगी या फिर अंग्रेजी की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य एक यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि राज्य संघ या फिर चाहें तो मतलब पत्रादि की भाषा क्या होगी, एक या फिर इंग्लिश होगी या फिर तत्समय प्राधिकृत भाषा होगी। और अगर दो राज्य अपने बीच में मतलब पैक्ट साइन कर लें एक तरीके से कि हिंदी में वो पत्रादि अपनी भाषा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। 346 में कहा गया, तो इसको याद कर सकते हैं। छा और पत्रादि में आया है त्रा, तो छत्र से याद कर सकते हैं कि 46 में पत्रादि की भाषा वर्णित है। फिर 347 अनुच्छेद 347 में वर्णन है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता दे सकता है। यानी कि जनसंख्या एक राज्य की बहुत सारी जनसंख्या एक दूसरी भाषा बोलने लगे तो वो उनको मान्यता दे सकता है कि इसको भी उस राज्य की शासकीय प्रयोजन की भाषा घोषित किया जा सके। फिर अनुच्छेद 348 में कहा गया है, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में होंगे। यानी कि इसमें सिंपल ये कहा गया है कि न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनकी भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। जब तक संसद जो है विधि अपना उपबंध यानी कि अपने नियम न लगाए तब तक क्या होगा, जो न्यायालय हैं उनकी भाषा क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। और अगर राज्य मतलब उच्च न्यायालय चाहे तो अपने मतलब जो उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी या फिर कुछ और हो सकती है, लेकिन जो उसके डिक्री या फिर कोई आदेश वगैरह जो निर्णय निकालेगी न्यायालय देगा वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। मतलब सिंपल है, न्यायालयों की भाषा क्या होगी, छोटे छोटे न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय और सुप्रीम यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी रहेगी। फिर अनुच्छेद 349 में वर्णन किया गया है, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि जो भाषा संबंधी प्रतिवेदन आएंगे वो जो कोई भी अगर विधेयक आ रहा है उसमें कुछ चेंजमेंट या उपबंध किए जा रहे हैं वो राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पे ही किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 350 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार है।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहता है तो वो उस राज्य की जो भाषा उसमें बोली जा रही है उसमें अपना आवेदन दे सकता है। फिर किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। अब क्या है, केवल जो राजभाषाएं हैं या हिंदी है उसी को किसी पे थोपा नहीं जाएगा। जैसे अल्पसंख्यक होते हैं उनकी विशेष संस्कृति होती है अपनी, और उनकी अपनी भाषाएं होती हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाएगा और उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। तो अल्पसंख्यकों को वही कहा गया कि उनके बच्चे जो हैं वो मातृभाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर आगे कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति के प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा। यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो उनके भाषा संबंधी जो हित हैं उनकी रक्षा के उपाय करेगा। फिर अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में कहा गया है सिंपल सा कि राज्य संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि भाषा भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और या जहाँ आवश्यक हो या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यानी कि संघ का कर्तव्य क्या है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और भारत की जो संस्कृति है उसका अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाए। और जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित और जो भाषाएं हैं लेकिन उनको मतलब दबाए बिना उनको भी प्रमोट करे, लेकिन हिंदी का ज़्यादा ध्यान रखे और हिंदी का शब्द भंडार बढ़ाए कैसे, संस्कृत के शब्द ले और बाकी जो भाषाएं हैं उनसे थोड़े थोड़े शब्द अगर चाहें तो बहुत ज़रूरी हो तो ले सकते हैं, लेकिन संस्कृत में भाषा हिंदी को संस्कृत में भाषा में परिवर्तित करके उसको लें। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 343 में कहा था कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, और भाषा जो अंक होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप के जो अंक हैं वो होंगे। फिर अनुच्छेद 344 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष की अवधि के बाद क्या होगा, राजभाषा आयोग बनाएगा जो हिंदी की जो भूमिका है उसको एनालाइज करेगा कि उसको प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कैसे किया जाए। और फिर अनुच्छेद 345 में है कि राज्य विधानमंडल जो है वो अपने शासकीय प्रयोजन में हिंदी या फिर और दूसरी भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है। फिर अनुच्छेद 346 में कहा गया है जो राज्य के बीच में या फिर राज्य संघ के बीच में पत्राचार होगा, पत्र वगैरह की भाषा जो होगी वो कौन सी होएगी, इसके बारे में वर्णन है आर्टिकल 346 में। फिर 347 में वर्णन है कि अगर बहुत सारी जनसंख्या जो है, किसी राज्य की जनसंख्या जो है मांग कर रही है कि हमारी हम जो स्पेशल भाषा बोल रहे हैं उसको मतलब उस राज्य की भाषा बनाई जाए, तो उसको दूसरी भाषा का दर्जा दे देंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का यूज़ होता है, तो हिंदी उर्दू दोनों को यहाँ पे मान्यता मिली हुई है। जैसे कि या फिर पंजाब में देख सकते हैं, पंजाबी, सिंधी और हिंदी, इन सबका मिला जुला रूप, मतलब इन तीनों को वहाँ पे भाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में संस्कृत और हिंदी को दर्जा दिया गया है। तो ऐसे ही अगर एक राज्य की जनसंख्या मांग करे तो उनकी जो भाषा है उसको दूसरी भाषा का दर्जा वहाँ पे दिया जा सकता है। फिर 348 जो है इसमें वर्णन है
की जो न्यायालय हैं वो उनकी भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा जो है वो जितनी भी कार्रवाइयाँ उसमें होंगी वो इंग्लिश में होंगी। फिर आर्टिकल 349 में वर्णन है कि 15 वर्ष की अवधि के दौरान जो भी मतलब विधेयक वगैरह आएंगे वो राजभाषा, अगर भाषा संबंधी कोई चेंजमेंट हो रहा है तो राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन करके ही वो मतलब उसको मंजूरी हो सकती है। फिर 350 में अल्पसंख्यक जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा संबंधी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे शिकायत करना संघ को या राज्य को तो अपनी राज्य की भाषा में अभिवेदन या अभ्यावेदन भेज सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त होएगी और अल्पसंख्यक वर्ग की राष्ट्रपति एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो कि उनकी भाषा संबंधी जितने भी हित हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करेगा। और अनुच्छेद 351 इसका काम है कि संघ जो है उसका कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे, और मैं भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, इसीलिए मेरे चैनल का नाम आर्टिकल 351 है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। जैसे 46 को याद करने के लिए छत्र, तो 6 से 46 और 3 से पत्राचार, तो छत्र। फिर अनुच्छेद 347 याद कर सकते हैं। देखिए 46 अनुच्छेद 346 याद किया छत्र से, यानी कि 6 से 6 46 और 3 से पत्र, ठीक। फिर अनुच्छेद 347 जो है, जब बहुत सारी जनसंख्या साथ साथ में दूसरी भाषा का यूज़ करने लगे बहुत ज़्यादा तो उसको दूसरी भाषा दे देंगे। तो जब साथ साथ में जनसंख्या भाषा का यूज़ करने लगे तो उसको दूसरी भाषा का दर्जा मिल जाएगा। फिर 348 इसको अष्ट न्याय ऐसे याद कर सकते हैं, अष्ट न्याय। तो 46 को छत्र से, 47 को साथ से और 48 को अष्ट न्याय, यानी कि न्यायालय की भाषा क्या होगी, 48 में वर्णन है। फिर 50 में 49 इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन अगर विधेयक वगैरह पारित करने के लिए क्या होगा, राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही चेंजमेंट हो सकता है। फिर 350 है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को और शिकायत करनी है और या फिर राष्ट्रपति जो है अधिकारी नियुक्त करेगा। 351 हिंदी का प्रचार प्रसार। 343 सबसे पहला है, तो राजभाषा जो होगी वो हिंदी होएगी और देवनागरी लिपि में वर्णित होएगी। ये इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। विधानमंडलों की भाषा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद का कार्य जो है हिंदी या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। मतलब संविधान का भाग 5 जो है वो संघ से रिलेटेड है, तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा क्या होगी ये वर्णित है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 120 उसमें क्या है, संसद की भाषा है। संसद की भाषा क्या होगी, या तो हिंदी होगी या फिर अंग्रेजी होगी। और अगर जो पीठासीन अधिकारी यानी कि संसद के उस सदन का या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा का जो अधिकारी होगा, जो चेयरपर्सन होएगा, वो अगर कोई सदस्य मतलब हिंदी इंग्लिश उसको नहीं आती तो उसकी मातृभाषा जो है उसमें संबोधित करने के लिए कह सकता है। फिर संविधान के भाग 6 क्या है, राज्य से संबंधित है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। मतलब कि भाग 6 जो है वो
राज्यों से संबंधित है। राज्य विधानमंडलों में जो भाषा होगी, अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा होगी हिंदी, इंग्लिश या फिर उस राज्य की चयनित जो राजभाषा होगी उसमें हो सकती है। और अगर यहाँ भी पीठासीन अधिकारी चाहे तो सदस्य को मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो ये दोनों एक तरीके से एक जैसे हैं। तो संविधान में 3 जगह पे भाषाओं का वर्णन है। एक भाग 17, एक 5 और एक 6। भाग 17 में 343 से लेके 351 तक वर्णन है और 8वीं अनुसूची में भी वर्णन दिया गया है राजभाषा का। फिर अनुच्छेद जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 120, भाग 6 जो है उसमें 210, इनमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति, यानी कि हिंदी को बढ़ाने का काम कब से हुआ? जब संविधान लागू हो गया उसके बाद से। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। तो कहा गया था ना 1950 में, देखिए संविधान लागू हो गया था और 5 वर्ष की अवधि के बाद में क्या था कि राजभाषा आयोग बनाना था। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया? राजभाषा आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग में 21 सदस्य थे और इसने अपना जो राजभाषा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। इन्होंने प्रतिवेदन दिया 1956 में। 1955 में आयोग बना, 21 सदस्य थे और उन्होंने अपना प्रतिवेदन 1 साल बाद दे दिया 1956 में, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। यानी कि 1955 में आयोग बना, 1 साल बाद प्रतिवेदन दिया और उसके 1 साल बाद संसद में वो रखा गया। फिर अब देखिए क्या हुआ। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए 1957 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। पहले एक समिति बनी 1955 में, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 21 सदस्य थे। उन्होंने अपनी सिफारिशें, प्रतिवेदन दिए, उसको 1 साल बाद संसद में रखा गया। अब संसद उन सिफारिशों की फिर से मतलब जांच करेगा। 1957 में एक दूसरी समिति बना दी इन्होंने गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। मतलब पहली समिति बनी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, दूसरी बनी गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। अब क्या है, इस समिति में 30 सदस्य थे। इन्होंने लोकसभा के 20 और मतलब कि 30 सदस्य में 20 जो थे लोकसभा के थे, 10 जो थे वो राज्यसभा के थे। और इन्होंने 2 साल बाद 2 साल और ले लिए, प्रतिवेदन बनाया, 1959 में वो प्रस्तुत किया। अब संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देके 2 स्थायी आयोग बने। अब जो इन्होंने प्रतिवेदन दिया 1959 में, इसके सुझाव पे 2 आयोग बनाए गए। एक राजभाषा विधायी आयोग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। तो इनको पूछा जा सकता है। तो 1961 में इनका स्थापना हुआ था, किसकी? राजभाषा आयोग की। और ये विधि मंत्रालय के अंतर्गत बना था। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग 1961 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बना। और प्रतिवेदन किसने दिया था? गोविंद वल्लभ पंत ने, जो समिति बनी थी अध्यक्षता में, उन्होंने प्रतिवेदन दिया था। फिर 1976 में, जो 1961 में राजभाषा विधायी आयोग बना था, वो 1976 में बंद कर दिया गया। और क्या हुआ, फिर कुछ अधिनियम आए, जैसे राजभाषा अधिनियम आया 1963 में और 67 में संशोधित किया गया। फिर राजभाषा संकल्प आया 1968 में। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम आया 1973 में। राजभाषा नियम आया 1976 में। राजभाषा अधिनियम जो है उसमें 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम जो 1976 आया उसमें कुल 12 नियम हैं।
राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक का वर्ग क्षेत्र, खा वर्ग क्षेत्र, गा वर्ग क्षेत्र। का वर्ग क्षेत्र में क्या था? पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे। ऐसे राज्य जिनमें पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में होते हैं, मतलब कि वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो ये का वर्ग के क्षेत्र हैं जिनमें जो पत्र व्यवहार है, पत्राचार है, वो हिंदी भाषा में होता है। फिर खा वर्ग क्षेत्र जिनमें पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो, जिनमें मतलब द्विभाषिक नीति आती है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। फिर गा वर्ग क्षेत्र जिनकी पत्र व्यवहार की भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ क्षेत्र, यानी कि इस तरीके से भारत है। तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, दक्षिण भारत है, और ये बंगाल, यहाँ पे क्या है? इंग्लिश भाषा ही यूज़ होती है। फिर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इतना वाला रीजन है, यहाँ पे हिंदी भाषा यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो पंजाब इस जगह पे, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ चंडीगढ़ यहाँ पे, और अंडमान निकोबार यहाँ पे जो द्विभाषा सूत्र है यहाँ पे वो लागू होता है। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इतिहास। जो हिंदी व्याकरण का इतिहास है यहाँ से हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमेशा हेल्पफुल कंटेंट ही मिलेगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।